नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसका नाम था भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, भारत के भूगोल को हम पढ़ेंगे तो 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ेंगे। भारत के भूगोल को जब भी साथियों हमने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था भी भारत के भूगोल को हम 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हमारा पहला पार्ट था हिमालय। कौन सा था साथियों? पहला पार्ट हमारा था हिमालय, ठीक है। हिमालय का अगर हम थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवाऊं तो हिमालय के अंदर मैंने आपको क्या कुछ बताया था। हिमालय को हमने कितने भागों के अंदर साथियों बांट के पढ़ा था? हिमालय को पढ़ा था 5 भागों के अंदर बांट के। कौन कौन से हिमालय के 5 भाग थे? हिमालय के 5 भाग थे सर, एक तो था ट्रांस हिमालय। कौन सा था? ट्रांस हिमालय, ठीक है। 2 नंबर कौन सा था? 2 नंबर था महान हिमालय। कौन सा हिमालय था साथियों? महान हिमालय। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे कौन सा हिमालय आएगा? मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर आ जाएगा शिवालिक। कौन सा आ जाएगा? शिवालिक हिमालय, ठीक है। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पे आ जाएगा पूर्वांचल। कौन सा आ जाएगा? पूर्वांचल हिमालय आ जाएगा। पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय जब पढ़ा था तो ट्रांस हिमालय को हमने कितने भागों के अंदर बांट के पढ़ा था? ट्रांस हिमालय को पढ़ा था 5 भागों के अंदर, बांट 4 भागों के अंदर। कौन कौन से थे? 1 नंबर ट्रांस हिमालय को मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा था वो? काराकोरम। कौन सी रेंज थी? काराकोरम रेंज। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे कौन सा था? 2 नंबर पे था सर लद्दाख। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे था जास्कर। कौन सा था सर? जास्कर। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे था कैलाश। कौन सा था? कैलाश। कैलाश था ना। इनकी सारों की एक एक दो दो खासियत मैंने आपको बता रखी थी। हिमालय का रिवीजन, हिमालय को 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। हिमालय के 5 भाग: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। ये हिमालय तो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं मैं आपको एक बार मैप के अंदर बता देता हूँ। सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा? सबसे ऊपर आ जाएगा काराकोरम। कौन सा आ जाएगा? काराकोरम। 2 नंबर पे काराकोरम के नीचे कौन सा आ जाएगा? काराकोरम के नीचे आ जाएगा लद्दाख सर। कौन सा आ जाएगा? लद्दाख। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा जास्कर। कौन सा आ जाएगा? जास्कर। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा सर कैलाश। कौन सा आ जाएगा? कैलाश, ठीक है। फिर यहाँ से एक हिमालय की रेंज निकलती है जिसको क्या बोला जाता है? इस रेंज को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सर महान हिमालय। क्या बोला जाता है साथियों? महान हिमालय बोला जाता है। महान हिमालय की मैंने आपको खासियत बताई थी, कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है। इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है नंगा पर्वत। क्या पर्वत है? कौन सा? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से शुरू होके कहाँ पर फैला हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है नमचा बरुआ। नामचा बरुआ एक जगह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां तक महान हिमालय फैला हुआ है। फिर 3 नंबर की जो हमारी रेंज थी, 3 नंबर रेंज का मैंने आपको नाम बताया था। 3 नंबर की रेंज कौन सी थी? 3 नंबर की मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। कहाँ पे है? महान हिमालय के दक्षिण में। तो ये रेंज कौन सी हो जाएगी? ये रेंज हो जाएगी मध्य हिमालय की साथियों। कौन सी हो जाएगी? मध्य हिमालय की रेंज हो जाएगी। मध्य हिमालय के बाद में एक और रेंज निकलती है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है शिवालिक। क्या बोला जाता है? शिवालिक बोला जाता है साथियों, ठीक है। महान हिमालय की ऊपर एक खासियत थी, इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी जितने भी भगवान का निवास स्थान इसको बोला जाता है। कौन से हिमालय को? महान हिमालय को। मध्य हिमालय की ये खासियत थी, मध्य हिमालय के ऊपर जितने भी हिल स्टेशन है यानी घूमने वाली जगह हैं जितनी भी, वो सारी की सारी कहाँ पे स्थित है? वो सारी की सारी हिमालय की रेंज नंबर 3 यानी मध्य हिमालय के ऊपर स्थित है। इसके बाद में शिवालिक। शिवालिक के अंदर क्या कुछ था? शिवालिक मैंने आपको बताया था भी, शिवालिक ये पूरी लगातार पर्वत श्रेणी नहीं है, बीच बीच में से कहीं कहीं से शिवालिक क्या है? कहीं कहीं से कटा हुआ है शिवालिक का भाग। क्या हुआ है? कहीं कहीं से कटा हुआ है शिवालिक का भाग। ये इसकी खासियत बताई थी। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा पूर्वांचल। पूर्वांचल हिमालय का निर्माण कैसे होता है? पूर्वांचल हिमालय का निर्माण होता है साथियों, हिमालय यहाँ से देख लेना,
ये पश्चिम उत्तर से कहाँ तक जा रहा है, पूर्व तक जा रहा है ना। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक जगह आएगी, कौन सी नदी थी, मैंने आपको नदी का नाम बताया था, दिहांग जॉर्ज। कौन सी थी, दिहांग जॉर्ज के नाम से एक नदी थी। वहां पे जाके हिमालय किसका कैसे मुड़ जाता है, वहां पे जाके हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। कैसे मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर हिमालय मुड़ जाता है। जो ऊपरी ऊपर रेंज है, इस रेंज को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है पतकई बम। पतकई बम के नाम से। 2 नंबर, इसको नागा हिल्स के नाम से, इसको नागा हिल्स के नाम से जाना जाएगा। 3 नंबर, 3 नंबर की रेंज को क्या बोला जाएगा, 3 नंबर की रेंज को बोला जाएगा मणिपुर हिल्स। किस नाम से जाना जाएगा, मणिपुर हिल्स के नाम से जाना जाएगा। 4 नंबर जो इसकी रेंज थी, इसको किस नाम से जाना जाएगा, इसको नाम से जाना जाएगा मिजो हिल्स के नाम से। इसको मिजो हिल्स के नाम से जाना जाएगा। फिर यहाँ पे एक और त्रिपुरा के अंदर पूर्वांचल की एक रेंज है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको जाना जाता है साथियों त्रिपुरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, त्रिपुरा हिल्स के नाम से। हिमालय का विभाजन इस प्रकार से था, एक एक चोटी एक एक हिमालय की रेंज का नाम मैंने आपको बता दिया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ट्रांस हिमालय खत्म। ट्रांस के बाद में अगर हम देखें महान हिमालय, महान हिमालय की लोकेशन बता दी मैंने आपको। इसके बाद में मध्य हिमालय की लोकेशन बता दी, शिवालिक की बता दी। शिवालिक के बाद में पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश के अंदर पूर्वांचल की रेंज को पतकई बम के नाम से जाना जाता है। नागालैंड के अंदर हिमालय की जो रेंज है पूर्वांचल हिमालय की, उसको नागा हिल्स के नाम से जाना जाएगा। नागा हिल्स के बाद में मणिपुर के अंदर जो रेंज है उसको मणिपुर हिल्स के नाम से जाना जाएगा। फिर एक रेंज और आ जाएगी, मणिपुर के नीचे कौन सी आ जाएगी, मिजो हिल्स के नाम से उसको जाना जाएगा। किस नाम से उसको जाना जाएगा, उसको जाना जाएगा मिजो हिल्स के नाम से। मिजो हिल्स के बाद में त्रिपुरा के अंदर एक रेंज और आ जाएगी हिमालय की, जिसको क्या बोला जाएगा, जिसको त्रिपुरा हिल्स के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 3 पहाड़ियों के बारे में बताया था, कौन कौन सी थी, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के नाम थे। ये था हिमालय का विभाजन। ठीक है, इसके बाद में हिमालय का पार्ट खत्म हो गया। हिमालय के बाद में अगर हम देखें तो मैं आपको बताऊंगा उत्तर भारत के विशाल मैदान। इसके उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर हम चर्चा करें, समझ लेना साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा मैप के माध्यम से, कल हम इसको करेंगे थ्योरी के माध्यम से। किसके करेंगे, उत्तर भारत, उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत के कौन से, उत्तर भारत के विशाल मैदान। विशाल मैदान को समझने से पहले आपको ये समझना होगा भारत का नदी तंत्र जितना भी है वो सारी की सारी जितनी भी हिमालय की नदियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलुज हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया, जितनी भी हिमालय की नदियां हैं, उन सभी नदियों के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, उन सभी नदियों के द्वारा उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किया जाता है। किसका, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अभी देख लेना, उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक नदी यहाँ पे ऊपर ही ऊपर रेंज कौन सी थी, ऊपर ही ऊपर रेंज थी काराकोरम रेंज। कौन सी थी, काराकोरम रेंज थी। किस किस हिमालय की थी ये सर, ये थी ट्रांस हिमालय की। किस हिमालय की ये रेंज थी, ट्रांस हिमालय की रेंज थी। काराकोरम से एक नदी निकलती है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जो एंड होके कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है ये नदी, उदाहरण के लिए समझ लेना। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर चली गई ना। इस नदी को हम 3 भागों के अंदर विभाजित करेंगे। किस भागों के अंदर, कितने भागों के अंदर, एक भाग तो इस नदी का ये रहा। ठीक है, दूसरा भाग इस नदी का हो जाएगा मध्य भाग, और तीसरा भाग इस नदी का ये हो जाएगा। समझ में आ रही ना, किसी भी नदी का उत्पन्न स्थल है वो हमेशा किसी ना किसी हिमनद से होता है। नदी निकलती है, जो हिमालय की नदियां निकलती है, कहाँ से निकलती है, किसी न किसी हिमनद से निकलती है। उदाहरण के लिए हमने एक नदी ली, अभी ये नदी आई है हिमालय से आई है, जहाँ कहाँ पे रही है, ये जा रही है बे ऑफ बंगाल के अंदर खाली हो रही है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे BOB, यानी बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। हिमालय से उत्पन्न हुई, बंगाल की खाड़ी में चली गई। अभी इस नदी को कितने भागों में बांटा था हमने, इस नदी को साथियों बांटा था 3 भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर, 3 भागों के अंदर मैंने इस नदी को बांट लिया। अभी आजा समझ लेना इस बात को,
3 भागों के अंदर इस नदी को हमने बांट लिया, एक भाग इसका ये हो जाएगा, हो गया ना एक भाग ये, ठीक है। कितने भागों के अंदर बांट लिया इस नदी को? इस नदी को हमने बांट लिया सर 3 भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर? 3 भागों के अंदर इस नदी को बांट लिया। 3 भागों के अंदर इस नदी को बांटने के बाद में ये जो इस नदी का स्तर होगा, ठीक है, इस स्तर को क्या कहेंगे? इस स्तर को, सबसे ऊपर वाला स्तर होगा, इसको क्या कहेंगे? ऊपरी स्तर। ऊपरी स्तर, ठीक है, ऊपरी स्तर, या इसको क्या बोल देंगे? या बोल देंगे इसको यंग स्टेज, ठीक है। 2 नंबर पे ये जो अवस्था आएगी, ये वो कौन सी अवस्था होगी? ये होगी सर मध्य स्तर। कौन सा स्तर हो जाएगा? मध्य स्तर हो जाएगा, या इसको बोल देंगे मिडल स्टेज। क्या बोल देंगे साथियों? इसको बोल देंगे मिडल स्टेज। 3 नंबर की जो अवस्था आएगी, ये सबसे नीचे की अवस्था हो जाएगी, तो इसको क्या बोला जाएगा? निम्न स्तर के नाम से इसको जाना जाएगा। निम्न स्तर के नाम से इसको जाना जाएगा। कौन से स्तर के नाम से? निम्न स्तर के अंदर इसको जाना जाएगा, निम्न स्तर के अंदर, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं ओल्ड स्टेज, यानी जहाँ पे नदी खत्म होती है उसको क्या बोला जाता है? ओल्ड स्टेज। कोई भी नदी है हिमालय से शुरू होती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है, तो उसको हमने 3 भागों के अंदर बांट लिया। 3 भागों के अंदर बांटते हैं नदी को। तो जब भी कभी नदी को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे जो नदी है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो लगभग लगभग हिमालय है ना। इसके बाद में काराकोरम, काराकोरम के बाद में जास्कर, जास्कर के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में कैलाश, फिर महान, मध्य, शिवालिक आ जाएगा। तो यानी ये नदी पहाड़ों में से निकलती है। जब भी कभी नदी निकलती है तो उसकी हर एक अवस्था, यहाँ पे कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। सबसे ऊपरी अवस्था जिसको यंग स्टेज के नाम से जानते हैं, यानी जहां से नदी निकलती है। उसके बाद में मध्य स्तर, इसके बाद में निम्न स्तर। तो इन तीनों स्तरों के अंदर कुछ ना कुछ नदी की खासियत होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी? नदी की खासियत होगी। ये खासियत कौन कौन सी है? ये खासियत देख लेना। 1 नंबर खासियत होगी ढलान। तीनों स्तरों के अंदर ये बात होगी। 1 नंबर क्या होगी? 1 नंबर तो होगी सर ढलान, ठीक है, यानी नदी की ढलान कैसी है। 2 नंबर क्या होगा? 2 नंबर होगा साथियों स्पीड, यानी नदी की स्पीड कैसी है। 2 नंबर क्या होगा? 2 नंबर होगा नदी की स्पीड को देखा जाएगा, यानी नदी की स्पीड कैसी है किस अवस्था के अंदर। अगर हम सबसे ऊपरी अवस्था की बात करते हैं, तो ऊपरी अवस्था के अंदर नदी को ढलान कैसे मिली? कौन सी ढलान थी? यानी एक तो खड़ी ढलान होती है, ठीक है। और 3 नंबर की अगर हम बात करें, तो तीसरी अवस्था क्या देखी जाएगी? तीसरी अवस्था देखी जाएगी कटाव। क्या देखा जाएगा साथियों? तीसरी अवस्था के अंदर कटाव देखा जाता है, यानी नदी जब भी प्रवाहित होती है तो वो कुछ ना कुछ काटती है। ये तीनों स्तरों के अंदर अगर हम बात करें, तो आपको पता है हिमालय है, हिमालय के ऊपर से अगर कोई नदी गिरेगी, हिमालय के ऊपर से नदी गिरेगी, नदी गिरेगी तो पानी की स्पीड कैसी होगी? पानी की स्पीड ज्यादा होगी ना। हिमालय के ऊपर से जब नदी गिरेगी तो पानी की स्पीड कैसी होगी? यानी ढलान कैसी होगी? ढलान होगी ज्यादा, यानी खड़ी ढलान होगी तो पानी स्पीड से आएगा। तो अगर स्पीड की बात करें, तो स्पीड भी यहाँ पे क्या होगी? स्पीड भी यहाँ पे ज्यादा होगी। कटाव करेगी, कटाव किस प्रकार का करेगी? कटाव करेगी ये ज्यादा, और कटाव किस प्रकार का करेगी? ये एक नदी जा रही है, ये एक नदी जा रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो ये नीचे की ओर कटाव करेगी ना, यानी नीचे की ओर खड्डा बनाएगी। तो ये कौन सी आकृति बनाएगी? ये आकृति बनाएगी वी आकार की आकृति। किस आकार की? वी आकार का। इस आकार का? वी आकार का कटाव करेगी, वी आकार का कटाव करेगी। यानी ये नदी किस प्रकार का कटाव करेगी? यंग अवस्था के अंदर, यानी ऊपरी अवस्था के अंदर किस प्रकार का कटाव करेगी? वी आकार का, क्योंकि पानी ऊपर से आएगा, नीचे जमीन के अंदर गिरेगा, तो हमेशा वी आकार का कटाव होगा। यही बात अगर हम मध्य स्टेज के अंदर देखें, तो मध्य स्टेज के अंदर ही हमें इन 3-4 चीजों को देखना है, यानी यहाँ पे ढलान कैसी होगी? 1 नंबर चीज ढलान। 2 नंबर चीज कौन सी हो जाएगी? 2 नंबर ढलान के साथ साथ कटाव कैसा होगा नदी का। 3 नंबर स्पीड कौन सी हो जाएगी? 3 नंबर 1 नंबर होगी ढलान, 2 नंबर होगी कटाव, और 3 नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगी स्पीड। क्या हो जाएगी? 3 नंबर हो जाएगी स्पीड। ये तीनों चीजें मध्य स्टेज के अंदर देखें, तो ढलान क्या हो जाएगी? ढलान हो जाएगी कम। क्या हो जाएगी? ढलान कम हो जाएगी। कटाव भी नदी करेगी, लेकिन कटाव कम करेगी, क्योंकि यहाँ से पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था। ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी।
स्पीड ज्यादा होगी तो वो कटाव भी अधिक करेगी, ऊपर से नीचे आएगा तो पानी नीचे की ओर कटाव करेगा, न कि साइडों की ओर। ठीक है, अभी देख लेना, यहाँ पे स्पीड कैसे होगी, स्पीड भी ज्यादा ही होगी। ठीक है, ये तीन चार चीजें। यहाँ पे ढलान, ऊपर से पानी गिर रहा था नीचे तो ढलान क्या थी, ढलान ज्यादा थी। स्पीड कौन सी थी, स्पीड भी सर ज्यादा थी। इसके बाद में कटाव भी हो रहा था, कटाव होने के बाद में वी आकार की घाटी का नदी निर्माण कर रही थी, क्योंकि ऊपर से जब पानी नीचे गिरेगा तो इस प्रकार की घाटी बनाएगी ना, यहाँ से पानी जब नीचे गिरेगा तो नीचे जमीन के अंदर खड़ा होगा ना। तो यही मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात हमने समझ ली। अभी ये दूसरी बात के अंदर मैंने आपको बताया ढलान हो जाएगी, क्योंकि ढलान तो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नदी आके ऐसे नीचे की ओर बह रही है, नीचे की ओर बहेगी तो नदी आराम से ही जाएगी ना, आराम से ही जाएगी, ढलान भी कम हो जाएगी, स्पीड भी कम हो जाएगी, कटाव भी करेगी, वो भी कम करेगी। लेकिन यहाँ पे तो कटाव कर रही थी वी आकार का, और यहाँ पे किस आकार का करेगी, यहाँ पे करेगी नदी साइडों के अंदर कटाव, साइडों के अंदर कटाव करेगी। किस प्रकार से, साइडों के अंदर कटाव करेगी यहाँ पे नदी। ठीक है, अभी लास्ट व्यवस्था आ गई इसकी, जहां पे नदी निम्न स्तर को नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले वहां पे ढलान चेक करेंगे, नदी की ढलान कैसी है, कैसी है ढलान। ठीक है, इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, इसके बाद में नदी की स्पीड, स्पीड के बाद में क्या हो जाएगा, स्पीड के बाद में नदी कटाव। ठीक है, ये तीन चीजें हमें निम्न स्तर के अंदर देख ली हैं। अगर हम ढलान की बात करें तो यहाँ पे आके ढलान क्या हो जाएगा, ढलान बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही खत्म। और स्पीड भी नदी की कम हो जाएगी, तो स्पीड को भी हम जीरो ही लिख देते हैं। और कटाव करेगी, यहाँ पे कटाव नहीं करेगी, यहाँ पे नदी क्या करेगी, ओल्ड स्टेज के अंदर यानी अपनी निम्न अवस्था के अंदर, यानी जहाँ पे नदी बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाएगी, उस स्तर को क्या कहा जाता है, उसको निम्न स्तर ओल्ड स्तर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगी नदी, यहाँ पे करेगी जमाव। क्या करेगी, जमाव। अभी ये बात मैंने आपको समझा दी, ऊपर से जब नदी गिरेगी, नदी गिरेगी तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी, ढलान भी ज्यादा होगी, ढलान ज्यादा होगी, ऊपर से हिमालय से पानी गिरेगा, नीचे तो जमीन के अंदर खड्डा होगा, तो वी आकार की घाटी का निर्माण होगा। तो कटाव करेगी तो किस प्रकार का करेगी, वी आकार का कटाव करेगी। फिर सेकंड अवस्था के अंदर ढलान कम हो जाएगी, कटाव भी कम हो जाएगा, स्पीड भी कम हो जाएगी, लेकिन सेकंड अवस्था के अंदर नदी जमीन के ऊपर बह रही है। इस अवस्था के अंदर, सेकंड अवस्था के अंदर नदी जमीन के ऊपर बहने लगेगी। जब जमीन के ऊपर बहने लगेगी तो नदी किस प्रकार से होगी, कटाव करेगी, कम करेगी, लेकिन किस तरह का कटाव करेगी, नदी अपनी साइडों के अंदर से कटाव करेगी। किस प्रकार से, पानी आप देख लेना, कभी भी जमीन के अंदर बहता है ना तो हमेशा साइडों से कटाव करता है। किस प्रकार से कटाव करेगी, साइडों से कटाव करेगी। और निम्न स्तर के अंदर ढलान भी खत्म हो जाएगी, इसके बाद में स्पीड भी खत्म हो जाएगी, इसके बाद में कटाव नहीं करेगी, कटाव की जगह क्या करना शुरू कर देगी नदी, जमाव करना शुरू कर देगी। क्या करना शुरू कर देगी, जमाव करना शुरू कर देगी। अब देख लेना, यहां से नदी ने पानी लेना शुरू किया। ये जो कटाव और जमाव का कार्य है ना, इन्हीं से निर्माण होता है, किनका निर्माण होता है, कटाव और जमाव से ही निर्माण होता है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। किसका निर्माण होता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का, विशाल मैदान का। इसका, नदी जो भी हिमालय से नदियां आती है उनकी प्रतिक्रिया यानी उनके कटाव और जमाव के माध्यम से ही उत्तर भारत के विशाल मैदानों का क्या होता है, निर्माण होता है, उत्तर भारत के विशाल मैदानों का। क्योंकि यहाँ पे देख लेना, जब नदी हिमालय से नीचे पड़ेगी तो कुछ ना कुछ कंकर पत्थर अपने साथ में लेके आएगी। अभी यहाँ ऐसा तो है नहीं, यहाँ से एक पत्थर चला और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी तक जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं रास्ते में रुकना ही है। जब कहीं भी वो रास्ते में रुकेगा तो उसी जगह पे, जो जगह वो घेरेगा, तो वो किसके अंदर काउंट की जाएगी, वो काउंट की जाएगी उत्तर भारत के मैदानों के अंदर। किसके अंदर गिनी जाएगी वो जगह, उत्तर भारत के मैदानों के अंदर। तो आपको एक चीज समझ में आ गई ना, नदियों के कटाव, हिमालय की नदियों के द्वारा कटाव व जमाव के कारण, कटाव व जमाव के कारण उत्तर भारत, उत्तर भारत के विशाल मैदानों का, विशाल मैदानों का,
मैदान का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, नदी के कटाव और जमाव के कारण निर्माण होता है। निर्माण होता कैसे है ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि नदी ऐसा तो है नहीं भी पानी बिल्कुल साफ ऊपर से आया था और साफ ही बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा। नदी ऊपर से आएगी तो अपने साथ में बहुत से निमन पदार्थ, ठीक है। तो हिमालय को नद आपको भी पता है, जब पानी चलता है तो क्या कुछ, ठीक है, यहाँ से जब पानी नीचे गिरेगा तो कुछ ना कुछ अवसाद अपने साथ में लेके आएगा। जैसे अवसाद कैसे लेके आता है, पानी अवसाद लेके आएगा ना, तो उन अवसादों को कई भागों के अंदर बांटा जाता है, ठीक है। अवसादों को किन भागों के अंदर बांटा जाता है, कई भागों के अंदर बांटा जाता है। अभी कई भागों के अंदर अवसादों को कैसे बांटा जाता है मैं आपको बता दूं। जब भी पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो इसको कितने भागों के अंदर बांटा जाता है, कई भागों के अंदर बांटा जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ। एक नंबर तो हो जाएगा भांबर, ठीक है। दो नंबर पे कौन सा आ जाएगा, दो नंबर पे आ जाएगा तराई, ठीक है। तीन नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तीन नंबर पे आ जाएगा भांगर। चार नंबर पे कौन सा आ जाएगा, चार नंबर पे आएगा खादर। कौन सा आ जाएगा, चार नंबर पे आ जाएगा खादर, ठीक है। चार नंबर पे खादर आ गया। अभी देख लेना, यहाँ पे ये बाउंड्री तो होगी भांबर की, इसके बाद में ये क्षेत्र तराई का, तराई के बाद में ये हो जाएगा बांगर का और ये हो जाएगा खादर का। ऐसे ऐसे जो भी नदी ऊपर से पानी के साथ में बड़े बड़े पत्थर लेके आएगी, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर लेके आएगी, उसको जैसे ही नदी जमीन पे आएगी वो पत्थर वहीं पे ही छूट जाएंगे। इस आकृति के वो पत्थर होंगे, कहाँ पर छूट जाएंगे, जैसे ही नदी हिमालय के जस्ट नीचे आएगी उन पत्थरों को वहीं पे ही छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बांबर ऐसे होते हैं। इसके बाद में तराई, तराई का आकार क्या होगा, तराई का आकार बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, यानी बांबर से थोड़े से छोटे होंगे तराई के। ये निम्न पदार्थों के अंदर गिने जाते हैं, ठीक है। ये किस पदार्थों के अंदर गिने जाते हैं, ये निम्न पदार्थों के अंदर गिने जाते हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा, बांबर, खादर, तराई, नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़, सारी की सारी बातें है ना, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में आ जाएगा भांगर का। भांगर इससे भी छोटे, बिल्कुल बारीक बारीक होंगे, बिल्कुल बारीक बारीक कण जो नदी हिमालय से अपने साथ में लेके आई है, ठीक है। इनको तीन चार भागों में बांटा जाता है। वो तीन चार भाग कौन कौन से होते हैं, वो तीन चार भांबर, तराई, भांगर और खादर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट के अंदर खादर किसको बोला जाता है, खादर बोला जाता है बिल्कुल मिट्टी के बारीक कण, बिल्कुल मिट्टी के बारीक कण जो आगे तक पानी के साथ में, आपको पता है अभी पानी कहाँ से चलता है हमारे तक आता है तो उसके अंदर मिट्टी आती है, पर आजकल पानी के अंदर तो लाशान आ गई, है नहीं। तो वो सेम सिस्टम है, पानी हिमालय से चलेगा, हम तक मिट्टी पहुंचेगी या पहुंचेंगी लाशें, लाशें आती हैं आजकल है ना पानी के अंदर। सही काम करोगा तो कौन ही आवे, बुरा करोगा तो आवेगी कि था अपनी उड़ जाए आ गया। इस बात का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। नदी बड़े बड़े पत्थर लेके आएगी, उनको क्या बोला जाएगा, उनको भांबर बोला जाएगा, ठीक है। पत्थरों से छोटी चीजें लेके आएंगे उनको तराई के नाम से जाना जाएगा। तराई से छोटी लेके आएंगी उसको किस नाम से जाना जाएगा, उनको भांगर के नाम से जाना जाएगा। और जो बिल्कुल मिट्टी लेके आएगी उसको किस नाम से जाना जाएगा, उसको खादर के नाम से जाना जाएगा। ये चार चीजें आपको ना याद रखनी है, भाबर, तराई, खादर और क्या, भांगर और खादर। ये चारों की चारों मैं आपको बता दूं चारों की चारों बनेंगी कैसे। यहाँ से जैसे ही नदी आएगी ना तो नदी के द्वारा लाया गया बड़ा बड़ा जितना भी पत्थर होगा वो यहाँ पर ठहरना शुरू कर देगा, यहाँ पे ठहरना शुरू कर देगा, क्योंकि हिमालय की रेंज यहाँ तक है, हिमालय के जस्ट पास में वो ठहरना शुरू कर देगा। और इस बाउंड्री के अंदर देख लेना, यहाँ पे अगर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं तो जो हिमालय के द्वारा ऊपर से नदी आ रही है, तो पत्थरों के ऊपर कभी आपने पानी देखा है? नहीं देखा ना, तो पानी पत्थरों के अंदर से बहना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े बड़े पत्थर आ गए, हिमालय से जो कट के चीजें आई थी उसने नदी ने उनको यहाँ पे घेर दिया। अभी नदी ने उनको यहाँ पे छोड़ दिया तो ऐसा तो है नहीं भी पानी उन पत्थरों के ऊपर चलेगा, नहीं चलेगा ना। इसीलिए यहाँ पे कुछ नदियां क्या होती है, हिमालय की जितनी भी नदियां हैं वो भांबर क्षेत्र के अंदर, एक नंबर का क्षेत्र है ना भांबर, इसके अंदर क्या हो जाती है, इसके अंदर अदृश्य हो जाती है। हरियाणा की सरस्वती नदी इसका उदाहरण है। अदृश्य होने का कारण ये होता है क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर नदी साथ में लेके आई थी। अब ये बड़े बड़े पत्थर साथ में लेके आएगी तो इनके ऊपर तो पानी चलेगा नहीं, इनके बीच में जो जगह है इन बीच वाली जगहों के अंदर से पानी चलेगा,
पानी चलेगा ना, तो फिर देखने वाले लोग क्या कहते हैं जी, नदी पवित्र थी, हम पापियों को देख के अदृश्य होगी। अदृश्य ऐसे नहीं होती, ऐसे अदृश्य होती है क्योंकि भाबर की जो अवस्था होती है ना नदी की, उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के कारण नदी का पानी पत्थरों के अंदर या जमीन के अंदर चलना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। फिर वो जितना भी भाबर का क्षेत्र होगा या भाबर का क्षेत्र होगा, वहां तक वो पत्थर पड़े होंगे और नदी का पानी या नदी अदृश्य दिखाई देगी। जैसे ही नदी की दूसरी स्टेज यानी तराई के मैदान आएंगे, तराई के मैदानों के अंदर नदी पुनः दृश्य हो जाएगी, यानी पुनः जमीन के ऊपर पानी चलना शुरू कर देगा। समझ में आ गई ना बात? कहाँ पे, मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूं। यहां से हिमालय से नदी गिरती है, हिमालय जब जब हिमालय तक आएगी तब तब पानी अपने साथ में कुछ बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने वगैरह लेके आएगा। जैसे ही नदी जमीन पे उतरेगी, वो जमीन पे उतरने के बाद में वो जितनी भी चट्टाने हैं वहां पे रुक जाएगी। वो जब चट्टाने रुकेगी तो नदी का पानी है उन चट्टानों के नीचे से बहना शुरू कर देगा। जब भी वो बहना शुरू करेगा तो वहां से नदी क्या हो जाएगी, नदी हो जाएगी अदृश्य। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नदी की किस अवस्था के अंदर नदी अदृश्य हो जाती है? ऑप्शन आपको ये 4 दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए भाबर की जो अवस्था है उसके अंदर नदी क्या हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। यहाँ पे नदी अदृश्य हो जाती है, क्या हो जाती है, अदृश्य। अभी ये देख लेना, ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं तो इनके बीच में पानी चलेगा ना, तो पानी चलेगा तो दिखेगा ना थोड़ी जमीन पे, या दिख जाएगा, नहीं दिखेगा ना, जमीन पे नहीं दिखता ये पानी, इसीलिए नदी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसीलिए नदी अदृश्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, यहाँ पे नदी अदृश्य होगी। और जैसे ही ये क्षेत्र आएगा, तराई का क्षेत्र आएगा, तो नदी फिर से क्या हो जाएगी, नदी फिर से दिखना शुरू कर देगी, यानी नदी फिर से दृश्यमान हो जाएगी। और आगे जाके भांबर यानी बिल्कुल महीन महीन कण रह जाएंगे, और बिल्कुल खादर के अंदर जाके बिल्कुल मिट्टी रह जाएगी नदी के पास में। तो ये 4 चीजों के नाम आपने सुने होंगे, इनका निर्माण कैसे होता है मैं आपको आज बता दिया, कल थ्योरी के माध्यम से इन सारी चीजों को समझाऊंगा। समझ में आ गई बात, कैसे नदी ऊपर से चलती है। ऊपर से चलने के बाद में हमने नदी को 3 अवस्थाओं के अंदर बांटा, कौन सी, ऊपरी स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। जब ऊपरी स्तर के अंदर हमने 3 चीजें देखी, नदी की ढलान, खड़ी ढलान थी तो नदी ढलान ज्यादा होगी, ढलान ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी। अब जब पानी तेजी से चलेगा तो पानी ये थोड़ी ना देखेगा अब ये छोटा पत्थर है या बड़ा पत्थर है, उसके आगे तो जो आएगा उसको ले जाएगा। अभी इसीलिए पानी अपने साथ में बड़े बड़े पत्थरों को लेके आता है, और जैसे ही नदी जमीन पे उतरती है, जमीन पे उतरने के बाद में वो बड़े बड़े पत्थर हिमालय के साथ वाली व्यवस्था के अंदर ही रह जाते हैं। कहाँ पे रह जाते हैं, यहाँ पे वो पत्थर रह गए, यहाँ पे जहाँ पे जमीन अब नदी के द्वारा लाया गया बड़ा बड़ा पार्टिकल या बड़ा बड़ा साइज के पत्थर वहीं पे रुकेंगे। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उस क्षेत्र को बोला जाता है भाबर। इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा भाबर क्षेत्र। और भाबर क्षेत्र के अंदर ही नदी क्या हो जाएगी दोस्तों, नदी हो जाएगी अदृश्य। क्या हो जाएगी, अदृश्य। इसके बाद में बारी आएगी इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र के अंदर नदी के द्वारा बहाए गए बिल्कुल बारीक कण रह जाएंगे, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक कण रह जाएंगे, तो इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा तराई। इनको क्या बोला जाएगा दोस्तों, इनको बोला जाएगा तराई। तराई के बाद में आगे की अवस्था को क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा भांबर। क्या बोला जाएगा, ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, भांगर। ठीक है, और फिर आगे जो छोटी सी अवस्था बचेगी यानी जहां पे पानी के साथ में मिट्टी जाएगी बिल्कुल बारीक बारीक कण, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा खादर। और खादर कोई नई जलोढ़ पुरानी जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। अभी नई जलोढ़ क्या होती है, पुरानी जलोढ़ क्या होती है, मैं आपको कल थ्योरी के माध्यम से समझाऊंगा। मैप के अंदर समझ लेना उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे होता है। अभी यहाँ से लेके ये जो सारी अवस्था है, ये सारी की सारी अवस्था को क्या बोला जाता है, ये सारी की सारी अवस्था को उत्तर भारत के मैदानों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, उत्तर भारत के विशाल मैदानों के नाम से जाना जाता है। हिमालय से शुरू किया था, बंगाल की खाड़ी तक नदी गिरती है, हिमालय से शुरू हुई थी, बंगाल की खाड़ी तक नदी गई,
तो नदी को हमने 3 भागों के अंदर बांटा, 3 भागों के अंदर बांटा तो ऊपरी अवस्था, फिर मध्य अवस्था, फिर निम्न अवस्था। तीनों अवस्थाओं के अंदर नदी की ढलान देखी जाती है, नदी की स्पीड देखी जाती है और कटाव देखा जाता है, नदी किस प्रकार का कटाव करती है। हिमालय के ऊपर से जब नदी जमीन पे गिरेगी तो कटाव वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, या वी आकार का क्या करती है, कटाव करती है। इसके बाद में जब मध्य अवस्था आएगी, मध्य अवस्था के अंदर नदी कटाव तो करेगी, लेकिन कटाव किस प्रकार से करेगी, कटाव करेगी अपने साइडों के अंदर से। किस प्रकार से करेगी, साइडों के अंदर से। और इसके बाद में निम्न अवस्था आ जाएगी, निम्न अवस्था के अंदर नदी क्या करती है दोस्तों, निम्न अवस्था के अंदर नदी कटाव नहीं करती, क्या करेगी, निम्न अवस्था के अंदर नदी करेगी जमाव। क्या करेगी, नदी करेगी जमाव। तो नदियों के द्वारा, यानी हिमालय की नदियों के द्वारा जितना भी कटाव और जमाव किया जाता है, उन सभी से क्या होगा, उन सभी से उत्तर भारत के मैदानों का क्या किया जाता है, उन सभी से उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होता है। क्या होता है, उन सभी से उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होता है। समझ में आ गया ना, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अभी मैं आपको मैप के अंदर बता दूं, उत्तर भारत को अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर भारत के मैदानों को बांटें, ठीक है, क्षेत्र के आधार पे, किसके आधार पे सर, क्षेत्र के आधार पे, ठीक है, क्षेत्र के आधार पे बांटते हैं तो क्षेत्र के आधार पे भी कई प्रकार के मैदान बनते हैं। एक नंबर तो हो जाएगा पंजाब और हरियाणा का, किसका हो जाएगा साथियों, एक तो पंजाब और हरियाणा के मैदान हो जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर पे किसके हो जाएंगे, 2 नंबर पे हो जाएंगे राजस्थान के, किसके हो जाएंगे, राजस्थान के मैदान, ठीक है। 3 नंबर किसके हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे गंगा के विशाल मैदान, गंगा के मैदान बोल सकते हो आप। और 4 नंबर मैदान होंगे वो किस नदी के होंगे, यहाँ पे जो नदी आएगी ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान। इन 4 प्रकार के मैदानों को हमने पढ़ना है। कौन कौन से, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। इनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण मैंने आपको बता दिया। हिमनद से कोई भी नदी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो उसके साथ में जो भी पार्टिकल्स आते हैं, नदी की कटाव और जमाव की प्रक्रिया से ही क्या होता है, नदी की कटाव और जमाव की प्रक्रिया से ही उत्तर भारत के विशाल मैदानों का क्या होता है, विशाल मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, आज हमने उत्तर भारत के मैदानों को मैप के अंदर समझा। कल दोस्तों मैं इनकी थ्योरी के अंदर आपको पूरी की पूरी थ्योरी करवा दूंगा, किसको बाम्बर बोला जाता है, किसको खादर बोला जाता है, किसको तराई बोला जाता है। ठीक है, आज इसको मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये थी दोस्तों आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।